You know that our topic is relative permittivity और dielectric constant. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्जेज हैं, ठीक है, एक बार हमने इसको रखा फ्री स्पेस में और एक बार इसी ये चार्जेस को हमने रखा किसी मीडियम में, तो जो ये फोर्स यहाँ पे ही लगेगा और जो फोर्स मीडियम में लगेगा, तो इनका जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको K से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस, तो इसको हम F नोट से लिख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो इसका जो रेशो होता है उसको हम K के इक्वल लिखते हैं और इसी को हम यहाँ बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यू नो दैट जब हम फोर्स निकालते थे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता था? यू नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square। अगर ये फ्री स्पेस में निकालें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसी को मीडियम में निकालें तो Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon, यहाँ पे लिख देते हैं m का मतलब है मीडियम, ठीक है, और r स्क्वायर। अब अगर दोनों की जो ये वैल्यू है हम यहाँ पे रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू नो दैट ये आपस में कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएंगे, एक रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एक रह जाएगा एप्सिलॉन m, तो मतलब ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनका ही जो रेशो होता है मतलब एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होता है एप्सिलॉन r, ठीक है। और इस एप्सिलॉन का मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मतलब हो गया क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो मतलब आप यहां से रिलेटिव की परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे द रिलेटिव परमिटिविटी is defined as the ratio of किसका है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मीडियम में है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। इसको हम यहां से क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका ये रेशो होता है इट इज आल्सो इक्वल टू K, ये K के भी इक्वल होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यू नो दैट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन r के इक्वल यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू, अगर मैं इसको कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा Cm, मतलब ये कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रेशो आपको यहाँ से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इनके इक्वल होता है। कर लोगे ये टॉपिक आसान से, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये टॉपिक कैपेसिटर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो नो दैट यहाँ पे हमको
कंसीडर करना है क्या, यहाँ करते हैं कि दो आपके पास प्लेट्स हैं, इस प्रकार से कोई दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर की। तो सपोज इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इसको हमने एक इंसुलेटेड पैड के ऊपर रखा हुआ है, ओके, और जो दूसरा प्लेट है उसको हम यहाँ पे रख दें, ओके। तो ये जैसा कि मैंने आपको ये कैपेसिटर के प्रिंसिपल में बताया था कि अगर हम ये किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नियर अबाउट लेकर आते हैं तो इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, यू नो दैट। इधर अगर ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये बॉडी जो है ये चार्ज है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये चार्ज आएंगे वो अपोजिट आएंगे, अपोजिट मतलब इधर आ जाएगा नेगेटिव, और वहां पे मैंने बताया था कि इधर जो ये पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अर्थिंग हो जाएंगे, अर्थ में चले जाते हैं पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड द अर्थ, ठीक है, उससे ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे माना है कि दो हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है, एक है ये और एक है ये, इनका एरिया जो है सेम रहेगा, उसको हम यहाँ मान लेते हैं ए, एरिया क्या रहेगा, सेम, प्लेट है दो और उनका एरिया सेम। अब इनका जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं स्मॉल डी और इसको हमने फ्री स्पेस में रखा हुआ, ओके। ये बात आप यहाँ से याद रखिए, प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या है डी और इनका एरिया क्या है सेम है और इसको हमें क्या मानना है ए। तो इसकी ये कंसीडरेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having same area A and which is separated by distance d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चार्जेस हैं, तो ये सिंपल सी ये बात है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे हमने चार्जेस दिखा रखे हैं। तो हम इसमें ये लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन पैरेलल प्लेट capacitor which is determined by, अब जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम गॉस थ्योरम की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, which is determined by गॉस थ्योरम, ठीक है, इससे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे क्या माना था, दो ये प्लेट माने हैं, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है d और ये आपका इसका एरिया। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर ये फ्री स्पेस में है तो यहाँ पे हम E नोट लिख देते हैं, ठीक है, d डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट t इक्वल होता था, यही होता था। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लें तो ds जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया A, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन, इतना आ जाएगा। अब इस A को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट और एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लिख लोगे। अब इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो इतने अगर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको आगे करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गॉस थ्योरम में इसका यूज किया, यहाँ से लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट ds नोट इसलिए लिखा है बिकॉज इसको हमने कहाँ माना है
फ्री स्पेस में माना है, एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और नो दैट इसका इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, ए इसके अपॉन में ए हो। अब एक दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पे चार्जेज हैं तो पोटेंशियल भी इसके अंदर होगा, तो वो कितना होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between plates of capacitor is given by। तो नो दैट मैंने आपको टॉपिक बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। वहां पे हम क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर के इक्वल होता है, ठीक है। हम इसमें जो माइनस है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे यू नो दैट ये डायरेक्शन का यूज नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब आपके पास है E इज इक्वल टू डी वी बाय डी आर, और इसको मैं क्या ऐसा ही लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हैं, बिकॉज dv का क्या मतलब होता था, इसका यहाँ पे ये मतलब होता था स्मॉल चेंज, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आना, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। नाउ E इज इक्वल टू यहाँ से हो गया v अपॉन में r, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ से v निकालूं तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू E r के इक्वल, r का मतलब क्या होता है डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूं v, ये किसके इक्वल होगा, फ्री स्पेस में है तो इसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और r मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है d, बात समझ आ गई। मतलब v नॉट को आप यहाँ पे लिखोगे, ये इक्वल होगा E नॉट d, ओके। इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कैसे हमने ये लिखा है मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन इक्वेशन सेकंड वीक है। तो अब E नॉट की जो ये वैल्यू है, मतलब जो हमने यहाँ पे निकाली थी, उसको अगर यहाँ पे रखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू E नॉट की जगह रखोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एरिया A, और इनटू में क्या है D, ठीक है। अब देखिए कितना नोट कर लीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे E नॉट है इसकी वैल्यू पुट की, तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, V नॉट इज इक्वल टू क्यू को नीचे ले आते हैं और यहाँ रहेगा D बाय एप्सिलॉन नॉट और A, ओके। नाउ यू नो दैट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, C इक्वल होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, फ्री स्पेस में है तो यहाँ पे हम नोट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यू नो दैट ये इसके अपोजिट है ना, तो हम इसको भी अपोजिट कर सकते हैं, तो यू नो दैट आपके पास क्या आ जाएगा, C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसके इक्वल हो गया, लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के अंदर हमने इतना ये कैपेसिटेंस निकाल दिया, कर सकते हो, सिंपल से ये टॉपिक है, आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें ये दिखाएंगे कि अगर इसी को हम ये किसी मीडियम में रख दें तो आपके पास कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक। ऐसे दिखाया कि जो ये कैपेसिटेंस है वो फ्री स्पेस में कितना होगा, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर अब इसी को हम ये किसी मीडियम में रख दें, मतलब जो हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान रखा है इसको मीडियम में रख दें, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे व्हेन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर
is placed in medium then capacitance is, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो यू नो दैट ये था आपके पास फ्री स्पेस में। अगर इसी को मैं मीडियम में ये लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा सी के साथ में दिया एम, एम का मतलब मीडियम, ये इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन, नोट कीजिए क्या है एप्सिलॉन एम, ठीक है, इनटू एरिया ए और डिवाइड बाय लिख सकते हैं। हमने नोट की जगह एम लिख दिया, एम का मतलब मीडियम में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यू नो दैट अभी हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो टॉपिक लिखा था वहां पे k इक्वल होता था किसके, k इक्वल होता था एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा था। अगर मैं यहां से इस एप्सिलॉन m को निकालूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इनटू में एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम इट इज इक्वल टू यू नो दैट यहाँ पे आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट एरिया ए डिवाइड बाय d। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस हो गया इसमें मीडियम। तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि जो ये कैपेसिटेंस है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें k और एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो कांस्टेंट रहता है, ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक एरिया पे और एक d मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स capacitor is depends on, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेट पे एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। सच है कि यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, तो अगर यहाँ पे हम ये देखें तो ये कैपेसिटेंस है एरिया के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ये प्लेट्स है इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। दूसरी बात अगर डिस्टेंस के साथ में हम देखें तो कैपेसिटेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर जो ये डिस्टेंस है वो ये ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। मतलब ये जो प्लेट्स हैं ज्यादा नजदीक होंगी तो नो दैट वहां पे कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि जो ये कैपेसिटेंस है ये एरिया के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डिस्टेंस जो है उसके साथ में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से नोट कीजिए, इस लेक्चर में इतना ही है आपके पास। तो यू नो दैट इसको आप अच्छे से लिखो और अच्छे से इनको समझो, ठीक है। ओके, थैंक यू।